नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। एक शायर ने अपने लहजे में कुछ पंक्तियां यूं लिखी हैं। बार बार हार रहे हो तुम, फिर भी नहीं मान रहे हो तुम। अपनी करतूतों पर तमाशा बनने के बाद अब दुनिया के सामने ललकार रहे हो तुम। ये पंक्तियां किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी अमेरिका नेता के लिए हैं जो दुनिया के लिए सो कॉल्ड शांति के दूत कहे जाते हैं। दरअसल बिना लाग लपेट का मुद्दा यह है कि ईरान से मिल रही हार के बाद अब ट्रंप क्यूबा पर प्रहार करने चले हैं, यानी उनका अगला टारगेट क्यूबा है। क्यूबा की क्या स्थिति है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, यह किसी से छिपा नहीं। इसका प्रमाण आपको पिछले महीने की 29 तारीख से मिल जाएगा, जब एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब क्यूबा का नंबर आने वाला है। अगला नंबर क्यूबा का है। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यह एक नाकाम देश है और इसका नंबर अगला है। बहुत कम समय में यह नाकाम हो जाएगा और हम वहां के लोगों की मदद के लिए वहां मौजूद होंगे, यानी मदद करने की बात कही जा रही है। उन्हें इस बात पर भी जोर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे देश क्यूबा को मदद भेज रहे हैं या नहीं, लेकिन बर्बाद हो रहे इस देश की मदद के लिए अमेरिका हमेशा साथ रहेगा। माने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ट्रंप ने यह साफ कर दिया है, क्यूबा में मदद करने जा रहे हैं। मदद के नाम पर क्या करने जा रहे हैं और मदद की तस्वीर क्यों आई, कौन जिम्मेदार है, यह आपको पता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जब जब यह नेता किसी देश को आबाद करने की बात करता है तो उस दिन से उस देश के लिए बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। असल में जब आप अमेरिका के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएसए की नीति शुरू से ही विस्तारवादी सोच की रही है। दरअसल 2 दिसंबर 1823 को अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति यानी जेम्स मॉनरो ने अपने संदेश में मॉनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिका दोनों महाद्वीपों यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय शक्तियां अब नए उपनिवेश यानी कॉलोनीज नहीं बना सकती। अगर कोई यूरोपीय देश लैटिन अमेरिका के किसी स्वतंत्र देश पर हमला करता है या उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो अमेरिका इसे अपने खिलाफ सीधा सीधा खतरा मानेगा। अब इसी मॉनरो डॉक्ट्रिन को ट्रंप ने नए सिरे से परिभाषित कर दिया। इसका नया नाम डॉन रो डॉक्ट्रिन दिया है। डॉन रो डॉक्ट्रिन के तहत ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई पर अब सवाल नहीं उठा सकते, यानी सीधे तौर पर ट्रंप अपने इस नए मॉड्यूल से दुनिया के हर उस देश पर कब्जा करना चाहते हैं जो उनको आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से लाभ पहुंचाए। इसके लिए भले ही उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का ही उल्लंघन क्यों ना करना पड़े। सबसे ताजा उदाहरण देख लीजिए, वेनेजुला यानी निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन से मिल जाएगा। जब मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप ने इसे डॉन रो डॉक्ट्रिन का पहला बड़ा उदाहरण माना। इसके अलावा पनामा कैनाल पर अमेरिकी नियंत्रण बढ़ाने या वापस लेने की कोशिश, ग्रीनलैंड को खरीदने या कंट्रोल करने की बात, कनाडा को अमेरिका में शामिल करने जैसी चर्चाएं और अब क्यूबा पर सीधे प्रहार की बात, क्यूबा पर अमेरिका के इंटरेस्ट की बात। क्यों? क्योंकि क्यूबा अमेरिका के फ्लोरिडा से करीब 145 किलोमीटर दूर है। हालांकि इतनी कम दूरी के बावजूद दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक तनाव रहा है। इस देश के लिए सबसे दुख की बात यह है कि यह गंभीर मानवीय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जो दशकों में सबसे बदतर माना जा रहा है। यहां बिजली का भारी संकट है, यहां खाने के लिए खाना नहीं, पैसे नहीं, अस्पताल नहीं। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस देश में कई बार ब्लैकआउट हो चुका है। अस्पतालों का बुरा हाल है और इन सब के पीछे जिम्मेदार अमेरिका है, सैंक्शन से। यानी सीधे तौर पर देखें तो इस देश को मदद की जरूरत है, लेकिन ट्रंप अपनी रणनीति के तहत इसे मदद देने के लिए तैयार तो है। उनकी मानवीय सहायता कब आफत बन जाए कोई नहीं जानता। और क्यों करना चाहते मदद?
एक तरफ ईरान से उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ क्यूबा रट रहे हैं। इसके पीछे की रणनीति समझिए। इसके पीछे की रणनीति है कि क्यूबा के जरिए वो ईरान से एग्जिट कर जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दोहरे रवैया का प्रमाण आपको ट्रंप के उस बयान से भी मिल जाएगा जब जनवरी 2026 में उन्होंने यह धमकी दी कि जो भी देश क्यूबा को तेल बेचेगा उस पर टैरिफ लगेगा। वेनेजुएला जो क्यूबा को 35,000 बैरल तेल रोज देता था, अब उसके राष्ट्रपति अमेरिकी जेल में सूखी रोटी खा रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद मैक्सिको ने भी तेल रोक दिया और फिर क्यूबा पर मानो ईंधन संकट का पहाड़ सा टूट पड़ा। यही वजह है कि यह देश अब ब्लैक आउट की समस्या से गुजर रहा है, लेकिन क्यूबा की मदद की हुंकार भरने वाले तथाकथित शांति दूत ट्रंप अभी तक सहायता के लिए आगे नहीं आए। अब क्यूबा पर ट्रंप के अधिग्रहण का खतरा क्यों मंडरा रहा है उसे भी समझ लिए। 16 अप्रैल को एक अमेरिकी नेवी ड्रोन MQ-4C टिट्रोन क्यूबा के तट पर नजर आया। इसके बाद 20 अप्रैल को भी एक और अमेरिकी ड्रोन मंडराते हुए दिखा। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से यूएस आर्मी को आदेश मिल गया है कि वो क्यूबा के लिए तैयार हैं, रेडी रहिए। मतलब साफ है कि ईरान में मिल रही हार के बाद ट्रंप का अगला निशाना अब क्यूबा है। लेकिन क्यूबा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे इस देश में ट्रंप हमला करके अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे या फिर उन्हें यहां भी ईरान की तरह मुखी खानी पड़ेगी। और अचानक से क्यूबा को लेकर इतना एग्रेसिव हो जाना, इसके पीछे ट्रंप की क्या रणनीति है, पेंटागन की क्या रणनीति है, अमेरिका की क्या रणनीति है, इसको समझेंगे, इसे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कैप्टन अनिल गौर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल सुशील पठानिया साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका भी। रोहित शर्मा, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ सोहेल काजमी साहब, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ एमआर मस्ती खान साहब, पत्रकार हैं, यूएसए से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा कैप्टन अनिल से। सर, ये कहानी बहुत पहले से लिखी जा रही थी, ईरान वाली कहानी हो, क्यूबा वाली कहानी हो, ईरान और वेनेजुएला भी, वेनेजुएला कर लिया, ईरान में घुस चुके हैं, वहां पर नो एग्जिट प्लान उनके पास है और अब वो पूरी तरह से साख उनकी दांव पर लगी और इस वजह से क्यूबा करते हुए वो वहां से निकलना चाह रहे हैं और क्यूबा के लिए रेडी हैं। आपकी नजर में इस वक्त वो क्या कारण है जो क्यूबा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, नमस्कार और जय हिंद। बात यह है कि ये जो अमेरिका आज जो कर रहा है, इसका थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रत्यक्ष में दिखता है एक्चुअली वो नहीं है। जो अप्रत्यक्ष है, जिसको कहते हैं बिहाइंड द सीन्स, जो है वो क्या है। बिहाइंड द सीन्स की कहानी ये है कि देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका का वर्चस्व जो था वो एक दबदबा बना रहा और उसको बनाने के लिए उसने 79 में जो है ना, सॉरी, उसके बाद में तो सऊदी अरेबिया के साथ में जो उसने एक मुआहदा किया और ये जो गल्फ खाड़ी के देश है उनके साथ मुआहदा किया कि आप जो भी तेल बेचेंगे वो डॉलर्स में होगा। तो एक पेट्रो डॉलर का जो है वो एक सारा का सारा एक जो है दबदबा बन गया कि जो भी चीज अब आपने तेल खरीदना है तो उसको डॉलर में ही आपको परचेज करना पड़ेगा और डॉलर ही देने पड़ेंगे और डॉलर से ही काम चलेगा। इससे क्या हुआ है कि 79 में अमेरिका ने क्या किया, क्योंकि देखिए ऐसा है, हर करेंसी जो दुनिया की करेंसी है उसका जो उसकी वैल्यू है वो उसके गोल्ड रिजर्व्स के साथ होती है। 79 में अमेरिका ने उसको हटा दिया, उसने कहा नहीं जी, गोल्ड रिजर्व्स की कोई जरूरत नहीं हमें, हमारा जो डॉलर है वही चलेगा और डॉलर से ही चलता चलेगा। और अब जितना डेट हो गया है अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का, क्या उसके पास इतना पैसा है उसको कवर करने के लिए? वो तो है नहीं, वो सिर्फ वो डॉलर के जोर पे ही चल रहा है। और डॉलर को जो ये 36 ट्रिलियन ट्रिलियन का डेट है, इसको फाइनेंस कैसे करता है अमेरिका? वो करता है अपने ट्रेजरी बॉन्ड से। ट्रेजरी बॉन्ड कौन खरीदता है?
ये जो गल्फ खाड़ी के देश हैं, जापान खरीदता है, चाइना खरीदता है, यहाँ से साउथ कोरिया खरीदता है, जर्मनी खरीदता है, यूरोप खरीदता है, सारा, और ये सब खरीदते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स, ताकि अमेरिका का जो डेट है वो चलता चले। और अमेरिका को आपको पता है एक ही इंडस्ट्री है अमेरिका के पास जो उसको पैसा कमाती है, और वो है उसकी आर्म्स इंडस्ट्री। तो ये सारा चल रहा था। अब आस्ते आस्ते कुछ सालों पहले क्या हुआ, शुरू हुआ है कि लोग, जितने ये देश हैं सारे, ये सारे अब दुखी होके अमेरिका के साथ, दुखी होके जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ, इधर टैरिफ उधर टैरिफ, सारा कुछ करना शुरू किया, इन्होंने कहा यार हम अब पेट्रो डॉलर की बजाय आपस में जो ट्रेड है वो अपनी करेंसी में करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि सऊदी अरेबिया चीन को जो तेल बेचना शुरू हो गया, वो भी यौन लेने के लिए तैयार हो गया। अब उससे हुआ क्या है, असर कहां पड़ा है आपका, वो ट्रेजरी बॉन्ड जो आपने बेचने हैं वो लोग खरीद नहीं रहे। चीन के पास जो ट्रेजरी बॉन्ड थे उसने भी बेचने शुरू कर दिए, जापान के पास जो ट्रेजरी बॉन्ड थे उसने भी बेचने शुरू कर दिए। ये सारा देखते हुए अमेरिका को एक फाइनेंशियल कोलैप्स नजर आ रहा था। और क्यूबा से क्या मिलने वाला है उनको सर? क्यूबा का इंटरेस्ट क्यों है? मैं वही उस पर आ रहा हूं, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए। हाँ। ये जो चीज है, ये जो अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आपको पता ही है। उसका जो ट्रंप एम्पायर है, मेरे ख्याल से जितने आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट्स बने हैं उनसे बहुत ज्यादा है, और वो एक बड़ा श्रूड बिजनेसमैन है। ये चीज उन्होंने देखी और उन्होंने कहा नहीं, अब हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, अब क्या तरीका, क्या चेंज करने का। आपने देखा सबसे पहले क्या है, वेनेजुएला में मुद्रों को उठा लिया वहां से, और वेनेजुएलन तेल जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है। वेनेजुएला का तेल कहां जाता था, चीन के पास मैक्सिमम, और बाकी जो यूरोप के पास जाता था। अब उन्होंने कहा जी आपने लेना तो डॉलर, अब डॉलर चाहिए आपको। उसके बाद में आ जाओ खाड़ी के ऊपर। अब खाड़ी के अंदर अमेरिका नेवर वांटेड टू गो इनटू अटैक विद ईरान, और उसके जनरल्स वगैरह सब ने कहा था कि नहीं। बट एक जो अपॉर्चुनिटी इजराइल को दिखी, जब ये 40 के 40 इनके जो थे साथ में, खुमैनी के साथ में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अमेरिका को कहा यार अब मौसम, अब ये बिल्कुल सही वक्त है, आप अटैक करेंगे, ये सारी लीडरशिप इनकी हट जाएगी और रिजीम चेंज हो जाएगा। और अमेरिका यही करता आया है, इराक में भी इसने यही किया, वहां पे आपने देखो जो लिबिया में भी वही कर रहा था, सब जगह यही करता आया कि रिजीम चेंज के लिए टॉप लीडरशिप को हटा देना और उसके बाद में अपना पपेट वहां बिठा देना और चेंज हो जाए। उस जगह बहुत मौका अच्छा है। ठीक है सर, आता हूं, मैं वापस आता हूं, जरा मैं ओपनिंग कमेंट्स ले लूं आप इस पूरे डिस्कशन में। पठानिया सर का मैं रुक करना चाह रहा हूं। क्यूबा पर ट्रंप की टेंशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी हुई है सर? देखिए आशीष जी, कोई भी जो देश है वो ये चाहता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बीट करे, ठीक है, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करे, अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को पूरा करे। और जो यूएसए जैसी सुपर पावर है वो उस पोजीशन में होनी चाहिए कि कहीं भी दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करे। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। कौन देश ऐसा नहीं चाहता, लेकिन क्या जो देश ऐसा चाहते हैं उनके पास वो मिलिट्री माइट या कैपेबिलिटी है? आप चाइना को देख लीजिए, वो भी विस्तारवादी है। तो जिस नेशन के पास पावर है वो विस्तारवादी होगा, और इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और दूसरा बात यह है कि कुछ कंट्रीज जो है वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है, कुछ आपकी कंट्री जो है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे होनी चाहिए, अगर वो नहीं है। और क्यूबा की हम बात कर रहे हैं, इट इज मेयर स्पेकुलेटिव एट द मोमेंट, लेट्स नॉट रीड टू मच बिटवीन द लाइंस। और दूसरा ये जो नैरेटिव गढ़ा गया है या फैलाया जा रहा है कि ट्रंप ईरान में हार चुका है, आई डाउट इट। समय दुनिया का जो सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप हो रहा है वो हो रहा है गल्फ कंट्रीज में। अब रेड सी देख लीजिए, मेडिटेरेनियन सी देखिए, गल्फ ऑफ ओमान देख लीजिए, उनका ब्लॉकेट देख लीजिए। तो ये जो क्यास लगाए जा रहे हैं जी ट्रंप हार गया है, ईरान जीत गया है, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट थ्योरी। तीसरी जो बात बड़ी है वो ये है कि व्हाई शुड यूएसए अटैक क्यूबा। इनका जो क्राइसिस हुए थे मिसाइल के, जब ख्रुश्चेव वहां के प्रेसिडेंट थे और कैनेडी यूएसए में थे, तो ख्रुश्चेव को अपनी अपॉइंटमेंट छोड़नी पड़ी थी। बोथ कंट्री है जो ऐसा नहीं चाहेगा, एंड दिस इज मेयर स्पेकुलेटिव एट द मोमेंट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जो यूएसए है इस समय क्यूबा वाला चैप्टर शुरू करेगा। स्पेकुलेशन का कोई एंड नहीं है, लेकिन वो पहले ईरान के अंदर एक डिसाइसिव
विक्ट्री जो उसको लगता है उनके परसेप्शन से उसको हासिल करेगा, और उसके बाद अगर कल को जरूरत पड़ती है, ठीक है, मुझे तो लगता है इसका अपने जवाब मसल यूज अहमद करेंगे। मस्ती खान साहब और ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। जो आपने मतलब मैं आपकी बात से जो समझ पाई है कि ये हर कंट्री के पास राइट है, या और आसान शब्दों में बोलूं कि भाई सोचने का हक तो सबके पास है। विस्तारवाद वाली जो बात आपने कही तो हिसाब से वो सही कर रहा है, अगर क्यूबा पर अगर वो कब्जा करता है या क्यूबा को लेकर जो चीजें कह रहा है कि हमला करेंगे। अहमद मस्ती खान साहब, आप एग्री हैं इनकी बात से? आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, ये एक बड़े अच्छे नफ्सियात दान थे, उनका नाम था अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने 1966 में कहा, अगर आपके पास हथौड़ा है तो हर एक चीज आपको कील की तरह लगता है। तो अमेरिका के पास दुनिया का सब में बड़ा फौज है। उसकी जो डिफेंस बजट है, आपको हैरत होगी, चीन, रूस और इंडिया के सालाना डिफेंस बजट से 550 बिलियन डॉलर ज्यादा है। जहां तक ये बात कि माइट इज राइट, वो नहीं माना जाता है बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत। इसको जी जिनपिंग साहब ने सही कहा कि अमेरिका दुनिया में जंगल का राज ला रहा है। जंगल में ये होता है कि भाई आपके पास जो कुव्वत है आप वही करते रहेंगे, बाकी किसी को कुछ हक नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। देखें, अमेरिका पहले भी बहुत ताकतवर तो रहा है ना जी। 1945 से जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, अमेरिका लीडर ऑफ द, जो भी आप कहें, वेस्टर्न वर्ल्ड के वो लीडर के तौर पे उभरे। आपको आपको हैरत होगी कि तकरीबन 100 ममालिक में अमेरिका ने फौजी मुदाखलतें की हैं, जंगें किए हैं। ये अमेरिका का एक वतीरा रहा है और जो बहुत ही इंसानियत के लिए सही नहीं है। अब देखें, ये क्यूबा के ऊपर ये करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको चाइना से वो है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है क्यूबा में। चाइना डिजिटल कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पर क्यूबा में उनका है। तो इस वजह से ये क्यूबा के ऊपर ये नाराज हैं। और ये जो इनके हॉक्स हैं, इनके हॉक्स जो हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, देखें, कुछ हॉक्स हैं और कुछ डोव है ना। कि हॉक्स जो जो कहते हैं कि लड़ाई हो, और बाकी जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लड़ाई ना हो। लड़ाई ना हो वाली लॉबी में जेडी वैंस है, जिनको के उम्मीद है कि वो आगे चलकर शायद सदर बन जाए, उनको यही ख्वाहिश है। लेकिन जो जंगजू टाइप के हैं उनमें मार्को रूबियो है, माइक वॉल्ट्स है, पीट हेग्सेथ है। अब आप पीट हेग्सेथ को अगर आप देख ले तो ये जो क्रिश्चियनों का जिहादी बन गया है। जैसे जिहादी आपने देखे होंगे ना, आपको भी पता होगा जिहादी आप ईरान युद्ध को धर्म युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। जी हाँ, वो उसी तरह के उनके क्यूबा के ऊपर भी उनका यही रवैया है कि क्यूबा पे भी हम शायद मिलिट्री ऑपरेशन करके कुछ हासिल कर लेंगे। ठीक है रोहित शर्मा सर, चाइना ही एक बड़ा रीजन है अमेरिका के लिए, इसलिए क्यूबा पर नजर डाले बैठे हैं अमेरिका, या कोई और वजह आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? वो एक डॉलर हेगेमनी भी है। जिस डॉलर में ट्रेडिंग होती है तेल की, वाटर, आफ्टर वाटर ऑयल इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ट्रेडेड कमोडिटी। और ये जो तेल की अगर ट्रेडिंग खत्म हुई तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में करते हैं, वीट में करते हैं, या हम चावल खरीदते हैं, वो अपने आप डॉलर से शिफ्ट हो जाएगा। ये इसी डॉलर की वजह से होस्ने मुबारक पे हमला हुआ, उसके बाद कदाफी पे हमला हुआ, सद्दाम हुसैन पे हुआ। इन सब पे तो वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन क्या क्यूबा में सक्सेसफुल हो पाएंगे? अभी तक ईरान में नहीं हो पाए। ईरान से भी पठानिया सर लेकिन नहीं मान रहे। पठानिया सर कह रहे हैं कि वो अभी अमेरिका हारा नहीं है। अमेरिका हारा नहीं है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो सर वो सक्सेसफुल नहीं होना अलग चीज है और हारना अलग चीज। क्या है, आप क्या आकलन कर पाए? अभी तक ईरान अपर हैंड लेके बैठा है, ये बात आप मान लीजिए। क्योंकि ईरान जो कल ही डेलीगेशन ईरान का, अमेरिका का जो आ रहा था, वो मना किया गया।
अब तक जितनी टॉक्स थी सब में अमेरिका का डेलीगेशन आया था। हाँ, लेकिन वही अब बात की है ना बात कि क्यों मना किया? ईरान रेडी नहीं हो रहा था बात करने के लिए। ईरान रेडी था। हाँ। ईरान आया था, ईरान ने आके अपनी जो शर्तें रखी हाँ। पाकिस्तान ने वो फोन पे बताई कि ये शर्तें रखी हैं, उसके बाद डिनाई कर दिया। हाँ। क्योंकि वो शर्तें वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। गल्फ ऑफ हार्मोज में अगर आप इतने ही पावरफुल हैं तो गल्फ ऑफ हार्मोज, स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज को खुलवा देते, नहीं खुलवा पाए। हाँ। आपका 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आसपास नहीं है, 1,500 किलोमीटर के आसपास कोई नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है भाई? आप अगर अगर इतने ही पावरफुल हो तो हमला जारी रखो ना। यस, पठानिया सर सही बोल रहे हैं, ईरान जीता नहीं है, लेकिन जीता अमेरिका भी नहीं है यार। सच कर, मैं पठानिया सर की बड़ी इज्जत करता हूँ, इतनी लंबी सर्विस दी है इन्होंने इंडियन आर्मी में, और मतलब जैसे बोलते हैं कई गुना काबिल है मुझसे। लेकिन द फैक्ट इज कि अमेरिका अब तक जीता नहीं है, और ये एक सिचुएशन वो है जो यूक्रेन और रशिया वाली है। तो इसमें ये भी नहीं बोल सकते कि यूक्रेन हार गया, बल्कि ईरान ने जो काम किया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग काम किया है। ईरान ने एक बार में कई गल्फ कंट्रीज को इकट्ठा हमला करके ये दिखा दिया कि मेरी कैपेसिटी कहां है। ईरान इज द फर्स्ट कंट्री टू फायर अ हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन अनदर कंट्री। इससे पहले किसी ने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं मारी थी। ठीक है सर, ईरान की अगर बैटिंग पे। ठीक है, आता हूं, बस एक बहुत छोटा सवाल है, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ये अगर ठीक है, ईरान में अगर अमेरिका फंसा हुआ तो क्यूबा पर इतनी जल्दबाजी क्यों है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, अभी आपने बोला ना। हाँ, क्यूबा पर अभी अभी कुछ दिन पहले डेलीगेशन गया था क्यूबा, इनका अमेरिका का, वो जाकर के वहां पर रिफॉर्म्स की बात करके आया था। देखिए एक चीज समझिए, ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोस से क्यूबा एक नासूर बना हुआ है इनके लिए बहुत साल से। ये चाहते हैं कि क्यूबा से क्लैरिटी आ जाए, क्यूबा है वहां से साफ हो जाए, या क्यूबा से रिजीम चेंज हो जाए, एक ऐसी रिजीम हो जाए जो कि चाइना के फेवर में ना हो। ये पनामा के लिए भी बोल रहे थे, पनामा कैनाल के लिए भी, क्योंकि वहां से तेल निकल रहा था। ये चाइना को सपोर्ट करने वाले हर कंट्री को क्लियर करना चाहते हैं। अब ईरान में इनको नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली है। ईरान में कहीं ये जाकर के, जैसे ही ईरान क्लियर होगा, जैसे ही ईरान पे मामला सेटल होगा, नेक्स्ट क्यूबा की ओर जाएंगे, और वही सिचुएशन आ सकती है जो 1962 में हमने देखी थी, क्योंकि क्यूबा भी झुकने वालों में से नहीं। अब बात ये कि आप सिर्फ एक चीज देखिए कि चाइना ने कितनी जगह मिसाइल सप्लाई की, चाइना ने क्या क्या मिसाइल सप्लाई की, चाइना ने कितना इक्विपमेंट, और रशिया ने भी कितना इक्विपमेंट सप्लाई किया ईरान को, कि ईरान इतने सारे कंट्रीज के खिलाफ अकेला खड़ा है। अगर ऐसा ही कुछ क्यूबा पे कर दिया तो एक बड़ी क्राइसिस सामने खड़ी होगी, हम 62 वाली सिचुएशन में दोबारा खड़े हो सकते हैं। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम पे अमेरिका और चाइना दोनों हेड ऑन आते दिखेंगे हमें। क्यूबा में ये लोग बहुत बहुत साल से, क्योंकि एक कोल्ड वॉर चल रही थी तो इसलिए उसको बोल नहीं रहे थे। जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद इनके सामने बड़े टारगेट्स, इन्हें लगता था क्यूबा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमारे सामने ही है, और हम लोगों ने कुछ इस तरीके से उसको घेरा हुआ है कि वहां पर मिसाइल्स नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस कुछ और बता रही है, ठीक है फाइन। अब इन्हें लग रहा है कि यार ईरान तो मिल नहीं रहा, हम क्यूबा पे एक प्रेशर डालें तो कम से कम अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में कोई ऐसा नहीं होगा जो रशिया और ईरान के फेवर में। मदुरो क्लियर हो गए, अब क्यूबा का क्लियर किया जा सकता है क्या? इनकी इन्फिल्ट्रेशन बताएगी कि कितना क्लियर। काज़मी साहब, खतरा मंडरा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका ना हारा है ना जीता है, लेकिन मैं वही उसी हिसाब से मैंने पूछा भी कि इस वक्त अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है, उसके बाद से भी क्यूबा को लेकर लगातार बयान देना, क्या यह दर्शाता है कि अब वो ईरान युद्ध में फंसने के बाद बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, तो उसे कैसे भी निकलना है, क्योंकि 60 दिन वाला जो है वो प्रेशर भी है। सर गुड इवनिंग। पहले तो मेरे सारे पैनलिस्ट को, आपको भी सही है, अमेरिका आ रहा है या जीते इसकी तो नहीं करेंगे। ईरान छोटा सा मुल्क है, अमेरिका के कोई मुल्क जो है सामने मारने की हिम्मत रखता, इसलिए पूरी जो बोल उसको मान पड़ता है, तो उसके सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज मुल्क भी उसके स्टेशन मानते रहे। लेकिन काज़मी साहब आपके पास वापस लौटूंगा, थोड़ा सा आवाज आपकी शायद ठीक नहीं आ रही, उसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करने के बाद वापस लौटेंगे। कैप्टन अनिल गौर की तरफ मैं रुख करूंगा। सर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ ही साथ ये भी समझना चाहूंगा कि अब अमेरिका की कब्जा नीति दिख रही है कि वो 1 बाय 1 जहां पर उसका चल सकता है, मेरी लाठी मेरी भैंस के हिसाब से।
देखिए जी, मैं एक चीज कहूंगा, ये मेरा मानना बड़ा क्लियर है। अमेरिका जो है, जो चाहता था ये ये ईरान के साथ वही तरीके में बैठा हुआ है। उसने आज की डेट में हॉर्मुज़ बंद करके वो नहीं खोलना चाहता हॉर्मुज़ को। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की जो सप्लाई तेल की है, सबसे पहले चीन की सप्लाई वहां पे कितनी, उसकी 30% सप्लाई थी वहां पे। वेनेजुला उसने ऑलरेडी कब्जा कर लिया, जहां से वो 60% जाती थी। हाँ, आज चीन घुटने टेक दिए उसने अमेरिका के सामने, हाँ, कुछ कर नहीं सकता। यही वो चीन है, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे तो उसने एक धमकी दी थी, क्योंकि दुनिया के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल चिप्स में इस्तेमाल होते हैं, वो 85% दुनिया के जो हैं वो पाए जाते हैं चीन के अंदर। और चीन ही वो सप्लाई करता है ताइवान को और बाकी साउथ कोरिया वगैरह को जो चिप्स बनाते हैं। और चीन ने इन देशों को कहा था, आप एंड यूज बताएंगे ये चिप कहां जा रहा है, अगर अमेरिका के पास जा रहा है तो हम आपको सप्लाई बंद कर देंगे। और उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने वो टैरिफ हटा दिए थे, और उस टाइम से उसने यही सोचा था कि कैसे चीन को घुटने टेकने पे मजबूर किया जाए। तेल एनर्जी सोर्स जो है चीन के लिए लाइफलाइन है। अगर ये एनर्जी सोर्स कंट्रोल हो गया, चीन जो है सिर उठा के नहीं देख सकेगा, और चीन जो है आपकी बात मानने पे बिल्कुल आमादा हो जाएगा। और वही ट्रंप ने किया। ट्रंप, मैं आपको आज बता दूं, ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेगा, बिल्कुल नहीं खोलेगा, ये और दिन नहीं खोलेगा। आज अमेरिका की जो ऑयल सप्लाई है दुनिया के अंदर, वो डबल हो गई है जितना पहले कर रहा था। और उससे क्या हो रहा है, अमेरिका का आप देख लीजिए, स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, उसका डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, उसकी इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथन हो रही है। उसको जरूरत नहीं है इसको खोलने की, क्या जरूरत है उसको, बैठा हुआ है वहां पे। आप सर वही आप आरोप भी लग कहते रहे हैं, इनसाइड ट्रेडर के आरोप आरोप भी लगे, डोनाल्ड ट्रंप देखिए, पर लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगता रहे, उसको क्या फर्क पड़ता है। हाँ। उसने अपने अपने देश देखना है। उसने मेगा जो है उसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी पे हाँ, चल रहा है वो। अच्छा, उसका जो मानना था, आप देखिए, उसने जो पहले कहा, वेनेजुला जब कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आ गया ग्रीनलैंड के ऊपर। क्यों? हाँ, ग्रीनलैंड के अंदर भी रेयर अर्थ मेटल वगैरह जो है वो सब है। फिर उसने कहा कनाडा को। कनाडा में क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो रेयर अर्थ मेटल वो कनाडा के पास है। हाँ, तो ये जो देश जब सबको कंट्रोल कर लेगा, हाँ, तो उसके बाद में सारा जो जो रॉ मटेरियल है, दुनिया की एनर्जी सप्लाई है, वो अमेरिका के हाथ में है। आपने फिर जाना पड़ेगा अमेरिका के पास। आज यूरोप की हालत देख लीजिए, जो सस्ता तेल उसको रशिया से मिलता था, गैस मिलती थी तेल, वो उसके ऊपर पाबंद लगा के उसने कहा जी हमारे से खरीदो। आज यूरोप की इकोनॉमी डोलड्रम्स में है। इसीलिए अमेरिका को फर्क क्या है? अमेरिका को कोई फर्क नहीं ना, उसको तो फायदा ही है। ठीक है, ये इसको जितना ये प्रोलॉन्ग करेगा उतना ही फायदा है अमेरिका को, और ये प्रोलॉन्ग करेगा इसको। ठीक है, काजमी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजमी साहब, जो पहला सवाल था मेरा, उसका जवाब, और साथ ही साथ वही बात हो गई कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, और उसी हिसाब से अमेरिका इस वक्त नजर आ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि कैप्टन अनिल गौर साहब ने भी कहा। सर अनम्यूट करेगा। लगता है शायद उनको अभी भी आवाज नहीं जा रही है। अमर मस्ती खान साहब, ये आप एग्री कर रहे हैं कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो इस तरह से ग्रेट अमेरिका फर्स्ट वाली नीति पर ही चलता रहेगा? भाई मैं तो अमेरिका में ही से बोल रहा हूँ आपसे जी, मैं व्हाइट हाउस से 12 मील दूर से बोल रहा हूँ। तो सर यहाँ तो आपको डर तो नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूं इतना। नहीं, डर तो नहीं है। यहाँ आजादी राय है ना जी, हम उसी आजादी राय का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए सर मैं जानबूझकर आपसे ही पूछ रहा हूँ जी। देखें, यहाँ पर जो गैस की प्राइसेस है वो इंतहाई ऊपर जा चुका है। यहाँ पर खुर्द नवेश की चीजें जो है, ग्रोसरी के प्राइसेस, वो इंतहाई आगे जा चुका है। लोग ये लड़ाई नहीं चाहते हैं, ये अमेरिका का जंग भी नहीं है। देखें, और ट्रंप जो है, ट्रंप का आप हमेशा तारीखी तौर पे देखें, उसको जंगों में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था। अब इनको ईरान में तो नेतन्याहू साहब जो है, इनको बोल बच्चन दे के, इनको बेवकूफ बना के ईरान के अंदर ले आए। नेतन्याहू का ये लड़ाई है, अमेरिका का नहीं है। उसने जो है उनको बताया कि, और ट्रंप से ये गलती हुई,
ट्रंप ने समझा कि जिस तरीके से उसने मदुरो को वहां से अगवा करके ले आए और कुछ नहीं हुआ, वो यही इंप्रेशन में थे कि शायद ईरान में भी इसी तरह मामला होगा। ईरान ऐसा नहीं है, और देखें ईरान को शिकस्त कभी भी नहीं होगी। मुझे इन सारे मामले में एक खुशी ये हो रही है कि फील्ड मार्शल जो साहब हैं वो दोबारा फील्ड मार्शल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी ट्रंप ने लगाई हुई थी कि किसी तरीके से ईरान को बातचीत पे आमादा करें, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हो गए। जी शुक्रिया। लेकिन क्रेडिट भी लेने की होड़ जो मची है वो अभी भी वहां पर मची हुई है। काज़मी साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े। काज़मी साहब कंप्लीट करिएगा सर, अनम्यूट। हाँ ठीक है सर, आवाज आ रही है? आ रही सर, अब आ रही है। देखिए सर, बिल्कुल सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। बिल्कुल शुरू से मैं जो आपको समझा हूं ये है कि ईरान हारा है या अमेरिका जीता है। देखिए अमेरिका और ईरान का कोई कंपैरिजन नहीं है जैसे सबने कहा है, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये वो वाला दौर नहीं है जहां हम बात नहीं करते थे। आपकी डिबेटों के माध्यम से पूरी दुनिया जब हमसे जुड़ती है, अमेरिका से मेरे भाई जुड़े हैं, वहीं बैठ के 12 मील दूर बता रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रिसेशन किस तरह से हो रहा है। उसी तरह कल जो अटैक उस पे हुआ डिनर पार्टी में, वो भी इंडिकेट करता है कि अमेरिकन टोटल खिलाफ है ट्रंप के। ये माइट इज राइट वाला जो कंसेप्ट है ये किसी दौर तक चलता रहा होगा, आज भी चलता होगा, लेकिन उसमें गिरावट आई है। पूरी दुनिया के कुछ लवाजमात हैं, कुछ एक रूल ऑफ लॉ जो है पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, उसमें ट्रंप जो है, पेंटागन चाहता होगा कि जितने एक्सपेरिमेंट पुराने प्रेसिडेंट्स के टाइम पे पेंडिंग पड़े हुए हैं वो ट्रंप के होते निकाल लो। मरना तो है ही है ट्रंप ने, या इम्पीच होना है, क्या होना है आगे का मुकद्दर वो अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स है वो जानते हैं। लेकिन जिस तरह से वो चल रहा है वो कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है अपनी डिग्निटी को कायम धायम रखने का। मुझे नहीं लगता है कि आने वाला वक्त जो है अमेरिका का वैसा होगा जैसा कि हुआ करता था, क्योंकि जब आपके अपने घर के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। इलेक्शंस आ रही हैं, अक्टूबर नवंबर में शायद इलेक्शंस है, आप देख लीजिए वहां नेतन्याहू को भी कहते हैं कि काफी करप्शन केसेस हैं और हेल्थ भी उसकी अब ठीक नहीं है। तो ये सब समीकरण ऐसे समीकरण है, सिर्फ फायदा ही सोचना किसी ताकतवर मुल्क का एक कंसेप्ट नहीं हो सकता। हम जियोपॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, हम बाकी चीजों पे बिलीव करते हैं। छोटे बड़े मुल्कों के साथ एक दूसरे का तजारत के बहुत से तरीके हैं, और दुनिया जो है ग्लोबली कनेक्टेड है। आज आपकी वसादत से मैं कह दूं, आज पूरा जो मीडिया, ये जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इससे जुड़ा हुआ है। वो अलग वक्त था कि सदाम हुसैन को ट्रेटर बना दिया आपने, गद्दाफी को जबरदस्ती ट्रेटर बना दिया। ऐसा चलने वाला काम नहीं है आज के दौर में। आप देखिए जैसे इन्होंने हथौड़े की बात की थी, बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कि एक शेर तब तक शेर रहता है किसी जंगल में जब सब उससे डरते हैं, और जहां से निकलते हैं तो सब भाग जाते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कभी पागल कुत्ते 10-15 इकट्ठे हो जाते हैं, वो शेर पे हावी हो जाते हैं। और ये वक्त जो है वैसा ही चल रहा है जो हमें दिख रहा है और जो पूरी दुनिया आज डिस्कस कर रही है। ठीक है, रिएक्शंस ले लेता हूं मैं इस पे। पठानिया सर। सर एक यूरोपियन वर्ड होता है जिसके अंदर सब कुछ सही तरीके से चलता है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटीज हैं, उनको माना जाता है। चीज से बड़ी देर से बंद हो गई है। आप इराक देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, लीबिया देख लीजिए। तो ये जो कहना विजुअल थिंकिंग और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। अभी यूएसए टुडे is maintaining around 1,000 bases, temporary or permanent. वो उनको किस लिए मेंटेन कर रहा है, किस लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है? मैं अमेरिका को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूं जी। अमेरिका ने जो किया वो गलत किया है, बट देन द क्वेश्चन इज हु इज बॉदर्ड अबाउट द ह्यूमैनिटी। सिस्टम इस समय वही चल रहा है कि जो जिसके हाथ में पावर है उसको वील्ड कर रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है। आप नैरेटिव फैलाते हैं, क्यूबा को मैसेज देते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। और अभी जो अटैक हुआ है ये उसका इस हिसाब से आपको नहीं लगता है कि हर अगर देश इसी हिसाब से सोचने लगा तो ये तो है नहीं कि हर दूसरा आदमी अपने आप को शहंशाह मानता है। चाहे ईरान की बात कर लीजिए, चाहे वो आतंकिस्तान की बात कर लीजिए, वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा ही तुर्रम का समझता है। इस हिसाब से चले तो फिर ये सब सही हो गए, फिर पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, सब जल जाएंगे सर, पूरी दुनिया ही वॉर में चली जाएगी। ईरान के खिलाफ अगर हम बात करेंगे, मैं ये एग्री करता हूं कि ना भी यूएसए जीता है ना ईरान जीता है। मैं ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कौन जीता है, बट सवाल है कि यूएसए जब तक अपनी कुछ शर्तें नहीं बनवाएगा, जिसको हम ऑनरेबल एग्जिट बोल सकते हैं, अगर आज की सिचुएशन में सीज फायर हो जाता है, आई हैव नो हेजिटेशन इन मेकिंग अनाउंसमेंट दैट ईरान इज विनर एज ऑन टुडे।
बट वुड इट बी एक्सेप्टेबल टू द ट्रम्प? और भी आप देखिएगा जो पब्लिक ओपिनियन है वो आस्ते आस्ते इस अटैक के बाद जो असैसिनेट अटेम्प्ट हुआ है इसके ऊपर, ट्रम्प के ऊपर, और वो उसका बता रहे हैं कि उनकी जो नहीं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ वो जुड़ा हुआ क्यूबा इंसान पर है। ट्रम्प जो कह रहे हैं सर, मैं उस पे आता हूं, ये तो दूसरा पार्ट हो गया यूएस और ईरान वाला। मैं क्यूबा पर बेसिकली बार बार इसलिए ला रहा हूं आपको कि क्यूबा को लेकर बयान दे रहे हैं कि क्यूबा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, क्यूबा एक नाकाम देश है, क्यूबा में सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसके पीछे था कौन? क्या वो सैंक्शंस नहीं थे? क्या अमेरिका नहीं था? देखिए, क्यूबा को अमेरिका अपने साथ रखना चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि चाइना और रशिया का जो इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ रहा है उसको पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाए। और जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, 1962 में जो मिसाइल क्राइसिस हुए थे क्यूबा के अंदर, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी बैकयार्ड के ऊपर एक देश वैसा हो जो उसके खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है। तो कहीं ना कहीं जब अपॉर्चुन मूवमेंट आएगा, अभी तो मैं नहीं कह सकता इन द नियर टाइम फ्रेम, बट मे बी टुमारो वंस ही मेक्स एन एग्जिट फ्रॉम ईरान, ही गोज टुवर्ड्स क्यूबा। यू कांट रियली से कि नहीं गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो करेगा अगर जब उसको मौका मिलेगा तो वो करेंगे। अपने नेशनल इंटरेस्ट को, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर वो तवज्जो देंगे। और बिल्डअप उसका शुरू हो गया है, पेंटागन के थ्रू आप बयान दिलाते रहिए, एक मैसेज आ रहा है क्यूबा को भी, हाउ दे शुड बिहेव। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में रिजीम चेंज कर देंगे। वो सीआईए और उनकी जो इंटेलिजेंस वो लगी होंगी वहां पे, उनके पास सारा इनपुट आ रहा है। रोहित जी, यूएन इस पर कोई एक्शन लेगा या इसको ऐसे देख लेंगे कि क्यूबा पर बयान सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक है? देखिए, यूएन इज टोटली डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन एज टुडे। अमेरिका ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और उसने अपने आप को ये ठेकेदार डिक्लेयर कर दिया है कि दुनिया में जहां भी किसी किस्म की गड़बड़ होती है, एंश्योरिंग दैट पीस इज मेंटेन्ड। और उसके अंदर तो लोगों ने, कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पैसे देके मेंबरशिप हासिल की है। 60 कंट्रीज आर देयर। तो यूएन इज टोटली डिफंक्ट एज ऑन टुडे। एंड कल को अगर ये बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर उसकी आड़ में ये कहीं भी अटैक कर सकते हैं। रोहित जी, एग्री कर रहे हैं आप? यूएन को बोलने से अच्छा क्यूबा को ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा? जो ट्रम्प कह रहे हैं पहले तो सब बर्बाद किया, अब उसके बाद कह रहे हैं कि मदद कर देंगे। आपके ऑफिस के बाहर एक चाय वाला बैठता होगा, उसको बोल देंगे तो वो यूएन को बोलने के बराबर है। यूएन ने पिछले 40 साल में किया क्या है? किसी भी वॉर को रुकवाया हो तो बता देना। यूएन तो बिल्कुल यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन ने आज तक क्या किया है? सिर्फ पूरी कंट्री से फंडिंग लेकर के और उनकी चमचागिरी करता है। यूएन कुछ नहीं कर रहा। यूक्रेन वॉर में कुछ कर लिया क्या उसने? और कोसोवो को तोड़ के अलग कंट्री बनाया, क्या कर लिया उसने? मतलब बहुत सारे मैं देखता हूँ कि इससे पहले भी हमने सद्दाम हुसैन हटते हुए देखे, क्या कर लिया था यूएन ने। यूएन का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर 1945 का है। 2 कंट्रीज, ब्रिटेन और फ्रांस, वो इंडिया से कम पावरफुल हैं, साफ पता चलता है। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं और इंडिया नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर। और साथ में इन दोनों कंट्रीज को भी ये बात पता है कि हम जो हैं अब पावर नहीं रह गए हैं। 1989 के बाद से आज तक उन्होंने अपने वीटो यूज नहीं किया है। क्यों नहीं यूज किया? इसीलिए यूज नहीं किया कि कहीं क्वेश्चन न उठ जाए उनके ऊपर। तो फैक्ट इज सर, यहाँ पर कई कंट्रीज अपनी इज्जत बचाए घूम रहे हैं कि यार मेंबर हैं परमानेंट, हम बहुत बढ़िया शब्द यूज किया आपने। मैं थोड़ा सा इसको और डेप्थ में ले जाता हूं। इज्जत बचाने वाली बात, साख अगर हम और थोड़ा सा इसको प्योर करें, साख बचाने की बात जो है अमेरिका के सामने है, और इसको मैनिपुलेट कह लीजिए या इसको दूसरे रास्ते पर भटकाने का काम, ये जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो यही चल रही है कि जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप ये क्रिएट कर रहे हैं। चाहे एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाना हो, चाहे मिड टर्म चुनाव की बात हो, चाहे ईरान से एग्जिट करना है तो उसके लिए हो। ये सब चीजें, घटनाएं जो हो रही हैं, खासकर आज की घटनाएं और पिछली बार जितनी घटनाएं हुई, उन सबको इससे कनेक्ट करके सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं। रोहित जी, या देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि साथ अमेरिका भी बचाने के चक्कर में है, लेकिन यूएन और उसके सारे मेंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर आप देखें जो भी अपने आप को पावरफुल कंट्रीज बताते हैं, उनमें सबके सब में एक तरीके की झिझक है। सब इस समय अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, अब इससे हेड ऑन कोलिशन से ज्यादा। अमेरिका भी अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा है और चाइना भी अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा है। रशिया अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस छोड़ चुका है। वो अब ये कोशिश कर रहा है कि वो चाइना के साथ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में घुस जाए।
क्योंकि रशिया के पास अब ऐसा कुछ है नहीं, तेल और वेपन्स, दो चीजों के अलावा उसके पास कोई बड़े एक्सपोर्ट्स नहीं है। छोटे छोटे कंट्रीज के जिनको अपने स्पीयर में ला सकें, यही इंडिया ने भी ट्राई किया और कर भी रहा है, जिसे ठीक बोलते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक है। राइट। तो ठीक सब है। अपने अपने उसमें लगे हैं, साख सबकी सब अपनी बचाने में लगे हैं, लेकिन हाँ। साख बचाने से हाँ। या पीस, कहते हैं ना, पीस इज जस्ट डेफरिंग फॉर, हाँ। वो पीस आती दिख रही है। ठीक है कासमी साहब, ये जो घटनाक्रम का मैंने जिक्र किया, इसको क्या वाकई मानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप सारी चीजों से ध्यान हटकाने के लिए कर रहे हैं और क्यूबा को बर्बाद करने का काम अमेरिका ने किया, उसके बाद से कह रहे हैं कि हम मदद कर देंगे, और मैक्सिको को लेकर और कनाडा को लेकर जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे की क्या रणनीति, क्या मंशा? हर चीज को ड्रग कार्टेल से जोड़ देना और उसके बाद से फिर अपने स्टेप उठा देना। देखिए सर, मैंने पहले भी आपसे कहा कि कुछ कंसीव्ड प्लान्स होंगे पॉलिसी मेकर जो भी अमेरिका के हैं, क्योंकि जब आपको ऐसा पागल सा सरफिरा सदर मिल जाता है तो कोशिश यही होती है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, कि सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं पाइपलाइन में इसी से करवा लो। देखिए इससे पहले भी सदर रहे वहां पे तो सब सामान्य तौर पे चल रहा था, अमेरिका की अपनी डिग्निटी भी थी, रिसेशन भी आया अमेरिका में ओबामा से पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक कर लिया गया। देखिए दुनिया कुछ लवाजमात पे चलती है, ठीक है, पूरी दुनिया मानती है कि सुपर पावर है, सुपर पावर शुड बिहेव लाइक ए सुपर पावर ना। अब आप देखिए इस वक्त आप पूरी दुनिया, जो छोटा मुल्क है बड़ा मुल्क है, उसको अमेरिका ने बता दिया भाई मैं तेरा दोस्त हूं। परसों हमारे खिलाफ ही बोल गया, वो भारत के खिलाफ बोल गया पहले ट्वीट में और शाम को जाके वो मुकर गया। तो उसका वो अनप्रेडिक्टेबल सा आदमी है। और देखिए 2-3-4 महीने तो हैं जो बड़े कश्मकश के हैं, लेकिन जब इलेक्शन वहां होगी और गार्ड ऑफ ऑनर चेंज होगा, क्योंकि आने वाला तो है नहीं, मैं तो समझता हूँ आने वाला क्या वहां वो दिखेगा ही नहीं अमेरिका में, जिस तरह के अमेरिकन उसके पीछे पड़े हो, जिस तरह के अटैक्स उस पर हो रहे। देखिए आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, आप अपना जो वजूद है उसको मजबूत करिए, अपने तजारत को बढ़ाइए, अपने डॉलर्स को मजबूत कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दो को दुखी करके तो चल जाएगा, पूरी दुनिया को दुखी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही कंसेप्ट है यूनिवर्सल जो जियोपॉलिटिक्स का, और उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुरे दिन आपके ऊपर भी मंडरा रहे हैं। और आप देखिए अब ईरान अकेला नहीं है, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि बिल्कुल अकेला नहीं है, ईरान तो शुरू से छोटा मुल्क था, ईरान तो जानता था 79 से कि भैया कभी भी हमारे पे अटैक हो सकता है, लेकिन वो लगा रहा अपने मुल्क को बनाने में, अपने मुल्क की तकदीर को संवारने में। तो आज वो देख लीजिए कहां स्टैंड करता है। इसीलिए हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, कौन छोटा है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। ट्रंप को समझ नहीं आती है। ट्रंप बिल्कुल कुछ ऐसे हुक्मरान होते हैं, जब तक वो पूरा अंदर तक पेनिट्रेट ना करे और वो उसको भोगे ना, तब तक वो समझते नहीं है। ट्रंप इज वन ऑफ देम। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेसफुल एग्जिट करे का सोच रहा है, वो बिल्कुल करेगा। ईरान की साख बनी हुई है, ईरान ने बाकी मुल्कों को भी ताकत बख्शी है। इतनी सारी बातें सर ने बोली एक साथ काज़मी साहब ने कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद बुरा लगाओ ट्रंप के लिए। देखें ट्रंप का इंटेलेक्चुअल लेवल अगर आप देखें जी, मैं अभी अमेरिकन भी हूं, मुझे रोना आता है कि मेरा सदर का इंटेलेक्चुअल लेवल ये है। कल के दिन एक सियाफाम खातून हैं जो उनके बहुत पहले हिमायती थे, उसका फोटो लगाकर उसका मजाक उड़ाना। देखें इसके जो अपने खास खास लोग थे, जैसे आपके यहाँ अर्नाब गोस्वामी साहब हैं, यहाँ पर टक्कर कार्सन थे, वो ट्रंप के बड़े करीबी थे। वो आज कह रहे हैं कि पूरे कौम से उसने माफी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इसको सपोर्ट किया। ये टक्कर कार्सन का शायद आपने सुना होगा जी। इसी देखिए क्यूबा में और अमेरिका में सिर्फ पैसे दुनिया में नहीं होता है। क्यूबा में जो है ख्वांदगी की शरह 99.7% है। अमेरिका में ख्वांदगी की सतह 79%, 79% है। डॉक्टर पेशेंट रेशियो क्यूबा में 4 गुना बेहतर है अमेरिका से। आपके इल्म में 4 गुना बेहतर। अभी अमेरिका क्या कर रहा है कि वेनेजुएला से देखें, क्यूबा को 35,000 बैरल एवरी डे तेल मिलता था, तो वो तेल बंद हो गया। ये जो तेल से उसकी सारी इलेक्ट्रिसिटी चलती थी, वो अब ये मसला हो रहा है कि पानी कैसे पंप करें जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। तो ये अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये खुले खुले आम तमाम बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, तमाम जो है दुनिया के उसूलों को जो है। और देखें एक बात,
बिल क्लिंटन ने अभी कुछ दिन पहले इसको मशवरा दिया था। इसने कहा था भाई अगर आपको लीडरशिप करनी है तो लीडरशिप दानिशमंदी से होती है, जोर और बदमाशी से लीडरशिप नहीं होती है। जी हाँ, मानते नहीं है ना डोनाल्ड ट्रंप, मानेंगे कहां सर? दुनिया तो उन्हें समझा ही रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बयान देते हैं वो किसी से छिप नहीं रहा, सब कुछ बोलते हैं और फिर उन चीजों से पलटते हुए नजर आते हैं। कैप्टन अनिल गौर साहब, चाइना रशिया की भूमिका क्यूबा के लिहाज से अगर देखें, बीच में रशिया ने मदद भी की। चाइना और रशिया तो क्यूबा की मदद करने में लगे हुए हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखिए आज की डेट में अमेरिका के खिलाफ जाना, जब आपका एनर्जी सोर्स, रशिया ठीक है, रशिया के पास अपना एनर्जी सोर्स है और वो पूरा का पूरा चल रहा है, आपने कोशिश कर ली, उसके ऊपर सैंक्शन भी कर दिए, उसके एसेट्स फ्रीज भी कर लिए, पर फिर भी वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया गैस और तेल तो चाहिए, यूरोपियंस को भी चाहिए, उधर उसको यूक्रेन को भी चाहिए। आप देख लीजिए यूक्रेन उसके गैस पाइपलाइन के उसके पैसे दे रहा है रशिया को। अब चीज ये है, यही तो विडंबना है सारी। एक तरफ से आप कहते हैं कि जी हमने इसको इस हिसाब से करना है, पर एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बिल्कुल विपरीत है। देखिए अमेरिका में ठीक है, अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे मैं कहूँगा कोई बिल्कुल बकवास टाइप का है। ये जो हमारे जो पैनल में है अमेरिकन जी बैठे अहमद मस्ती खान साहब, हाँ खान साहब बैठे हैं, ये भी वाउच करेंगे कि अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल बकवास है, उसका हाउसिंग सिस्टम बकवास है, वहां पे उन्होंने कंपेयर किया सर अभी थोड़ी देर पहले कंपेयर मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कैसे है। पर ये चीजें जो है ना, ये देखिए ये उनको ऊपर ये सारा इसका नतीजा, ये क्यों कहते हैं, ये क्यों है, ये वो कहते हैं इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है बजाय मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होने के, सारे कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग जो जितने प्रेसिडेंट सबने चीन को भेज दिया, सब बाहर भेज दिया, वहां से मैन्युफैक्चर होके आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहा है। आपके पास यहाँ पे है ही नहीं कुछ बनाने के लिए, सिर्फ एक आर्म्स बनाने के लिए है कि हवाई जहाज बना लीजिए, आप मिसाइल्स बना लीजिए, ये बना लीजिए, बस वो ये रह गया आपके पास, बाकी और कुछ रहा ही नहीं। टेक्नोलॉजिकली जो है आप जो एक पदाम पे थे, आज आप देख लीजिए हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का जो परम कंप्यूटर है, वो इनके जो कंप्यूटर जो है, जो इनका सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो है, उससे आधे कॉस्ट के अंदर और उससे बेहतरीन बना हुआ है वो। तो ये चीजें तो है, और आपके सामने हिंदुस्तान ने दिखा दिया उसका जो एयर डिफेंस आकाशतीर जो सिस्टम है वो इनके आयरन डोम से भी अच्छा है। वो तो आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर में दिख गया। तो आज अमेरिका के पास कुछ नहीं, सिर्फ क्या है वो उसका जो मानना है कि मैं तेल के एनर्जी सप्लाई वगैरह कंट्रोल करके पैसा जो है वो किसी तरीके से अमेरिका में आए, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का, हाउसिंग है, जो हेल्थ केयर है, ये बाकी चीजें, इसमें पैसा जाए ताकि ये जो लोगों का स्तर है आज तक जो बिल्कुल गिरता गया है। ओबामा केयर कहते हैं बिल्कुल यूजलेस है। अब मेरे को, क्योंकि मैं उधर हूं नहीं, तो मैं कुछ उसके ऊपर कमेंट ज्यादा नहीं दे सकता, पर एक्चुअल फैक्ट ये है कि मेरे, क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि वहां पे अगर बाय द वे आप कहीं बीमार हो गए, कुछ हो गए, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर तो अल्लाह रखा है, फिर तो आप तो कहीं के नहीं बचे। ये चीज है बड़ी क्लियर, उसके अंदर कोई वो दो राय नहीं है। ये मेरे अपने क्लोज रिलेटिव के साथ हो चुका है। उसने फिर आके वहां से अमृतसर में आके अपना डेंटल जो उसकी प्रॉब्लम थी वो वहां ठीक कराई। उसी टाइम उसने वहां से फ्लाइट बुक की, वो उसको सस्ती पड़ी कि वहां से अमेरिका से फ्लाइट बुक करके वो अमृतसर आ गया और अमृतसर में जाके उसने अपना जो डेंटल जो उसकी प्रॉब्लम थी वहां ठीक कराई। तो ये चीज है। पर एक चीज जो है, देखिए आप कहते हैं जो ट्रंप ने किया यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है, वॉर में ड्रैग हो गया, पर वॉर में ड्रैग होने का मकसद नहीं था उसका। आज आप देखिए गद्दाफी, अगर आप देखें गद्दाफी, क्यों गद्दाफी के खिलाफ अमेरिका उठा? क्योंकि जिस दिन उसने एक अनाउंस किया, उसने जो अपना डॉलर, उसने ऑयल डॉलर, उसने क्या किया, उसका क्या गोल्डन डॉलर कुछ ऐसे नाम था उसका, जिस दिन उसने अनाउंस किया दूसरे दिन उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। वो जो पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए, और आज सारी लड़ाई सारे घूम फिर के आप जितना मर्जी डिस्कशन कर लीजिए, आप क्यूबा ले लीजिए, आप ग्रीनलैंड ले लीजिए, आप कनाडा ले लीजिए, बॉटम लाइन ये है कि पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर ये इसका जो पेट्रो डॉलर जो है वो कम हो गया तो अमेरिका जो है उसी तरीके से चला जाएगा जैसे कि स्पेन गया,
उसके बाद में डच गए, नेदरलैंड गया, उसके बाद में और ये यूके डर गया, रोहित और साहब, अब अमेरिका यही की डर बारी सता होगी। रहा है क्योंकि युवान में अगर हुर्मुज की हम बात करें, जो सर ने इशारा किया पेट्रो डॉलर वाला, युवान में चीजें हो रही हैं, क्रिप्टो में चीजें हो रही हैं, ये डर भी है। और क्यूबा के जरिए अपनी ताकत जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यही वजह है, इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते? क्यूबा ही नहीं, अभी कुछ और कंट्रीज भी इस टारगेट पे हैं जी। डर यही है, डर ये आज से नहीं 30 साल से है। हाँ। इसी वजह से हमने गद्दाफी जाते देखे, इसी वजह से हमने दूसरे जाते देखे। लेकिन आप ये भी समझिए कि इससे बड़ा और भी डर है कि हम नंबर 1 इकोनॉमी हैं और नंबर 1 इकोनॉमी को थ्रेट मिला है चाइना से। अगर ये इकोनॉमी टूटी, मतलब वो नंबर 1 बना, तो फिर उसके बाद हमने जो ऑरा बनाया वो भी खत्म हो जाएगा। मैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी, या अगला जो आएगा वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी कैसे कहलाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। और हम जो वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं वो भी खत्म होगा। लेकिन ये बात ये नहीं समझ रहे हैं कि एशियन सेंचुरी आने वाली और आ रही है, टू बी प्रिसाइज। वो यूरोपियन ये यूरोपियंस, इन्होंने इंडिया और दूसरे कंट्री, एशियन कंट्रीज को ही लूट के तो ये सबसे अमीर बने थे ना, वो खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिका ने दोनों वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनका पैसा छीना, तो अमेरिका सबसे अमीर हो गया। अब क्या है, अब ये वापस शिफ्ट हो रहा है, और इस शिफ्ट के साथ साथ हमें ये देख रहा है कि अब एशियन कंट्रीज वापस राइज कर रहे हैं, और उस राइज को ये शायद वाइट्स हजम नहीं कर पा रहे कि ये डार्क और ब्राउन स्किन वाले हमारे सामने, मतलब इन लोगों के पास तो कुछ था ही नहीं। रियलिटी समझिए हम लोग। आप आशीष जी, आप भी अपने चैनल पर 50 बार चीखते होंगे अगर एक लड़की को क्या रेप विक्टिम है उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई तो, राइट जी। वहां न्यूयॉर्क में एप्स्टीन की जितनी विक्टिम्स थी, एक की एफआईआर नहीं हुई। मैंने नहीं देखा वहां पे कोई आशीष पांडे चीखता हो, मैंने नहीं देखा भाई साहब। तो क्या वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे भी वही सब कुछ हो रहा है जो हमारे कंट्रीज में हो रहा है। बल्कि हमारे कंट्रीज में तो ये हो कि किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ तो नहीं होता है, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए डिपोज करने के लिए सीबीआई के सामने, तो वो आते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में बिल क्लिंटन ने सीधे मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। बहुत अच्छा पॉइंट आपने छेड़ा। इससे पहले भी मैंने इस चीज को जिक्र करके सवाल पूछा था काज़मी साहब से भी और अहमद मस्ती खान साहब से, थी वो शायद बचने तो नहीं शब्द यूज करूंगा, मुझे लगता है कि उस चीज को इग्नोर करते हुए नजर आए। सर मैं फिर से दोहरा देता हूं उसी सवाल को। एप्स्टीन और मिड टर्म चुनाव और पिछले चुनाव जो जीतने भी थे, तब ये हमले देखने को मिले या ध्यान भटकाने की कोशिश की गई? अहमद मस्ती खान साहब जी देखें, यहाँ पर एक रिपब्लिकन ही कांग्रेसमैन है, थॉमस मेसी। थॉमस मेसी ने बरमला जैसे ही इन्होंने ईरान पे हमला किया, उन्होंने ये कहा कि ये हमला दरअसल एप्स्टीन केस से लोगों के जहन हटाने के लिए है। ये उनके अपने पार्टी के हैं, लेकिन इनके पॉलिसियों के खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे हैं। और एक वो यहाँ पर रो खन्ना है, वो हमारे हिंदू कांग्रेसमैन हैं, वो भी अमन चाहते हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ये दोनों जो है ईरान में जो जंग हो रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल आगे हैं, सफ में हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है ना जी, देखें ये ईरान को मालूम है कि वो इनको आउटलास्ट कर सकता है, एंड्योरेंस है ईरान के पास, देर पा वो वहां पर हो सकता है। ईरान ने जो है इनके शहरक पे हाथ रख दिया है, चोक पॉइंट पे। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए ईरानियों को जल्दी नहीं है कोई मसले वसले, उनको डर भी नहीं है, इन्हीं को ही ज्यादा जल्दी है क्योंकि इनकी इकोनॉमी का बड़ा खराब हाल हो रहा है। ये ना समझें कि ये बहुत ही, ये इनकी बातों पे ना जाएं, ये बिल्कुल ही घबराए हुए हैं। हाँ। इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। हाँ। इनको मालूम है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जी तो ऐसा अब बहुत कम समय बचा है काज़मी साहब, आखिरी कमेंट मैं ले रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये इतना आसान रहने वाला है अमेरिका के लिए कि वो ईरान के साथ उलझे हुए क्यूबा में घुसेगा या क्यूबा में उथल पुथल मचाएगा, या ईरान से एग्जिट का ही प्लान क्यूबा है, या फिर ईरान विद क्यूबा के साथ वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा?
बिल्कुल सर, एग्जिट प्लान करेगा, बड़ा ग्रेसफुल एग्जिट उसका हो जाना चाहिए था। अब ग्रेसफुल से वो अब अनग्रेसफुल तरीके से बाहर निकलेगा। मैं खान साहब को सलूट करता हूं, और जो उसी सरजमीन पे बैठ के वहां की हकीकत आपको बता रहे हैं, फिर हम लोग नहीं मान रहे हैं, तो आप इस पे क्या चर्चा करें। देखिए, आपका घर ही जब इन हाउस ही प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, आपका घर ही डिस्टर्ब्ड है, और पूरी दुनिया को आप ठेकेदार बने हो कि मैं तेरे मुल्क में भैया सब चीजें ठीक कर दूंगा, तेरे लोगों को मैं हेल्प करूंगा, क्यूबा के लोग परेशान है। भाई, तुम्हें ये हक किसने दिया? ये तो ठेकेदारी तब तक थी जब तक हम लोग चर्चाएं नहीं करते थे। आज पूरी दुनिया चर्चा करती है कि क्या तू ठीक कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। वो एक रायनामा बन रहा है, वो रायनामा आपको रिफ्लेक्ट होगा आने वाली इलेक्शंस में, अमेरिका में भी, और वहां जहां इसकी ठेकेदारी है, जो 8 मुस्लिम ममालिक में यहाँ बम्बारमेंट की ना ईरान ने, वहां भी लोग सोचने को मजबूर हो गए कि किसके कहने पे हम अपने आप को, किसके पैसे से उसके बेसिस बनाते थे, और वो जब हो गया तबाही, तब तो कोई आया नहीं। देखिए ना, ये आप वर्ल्ड सिनेरियो बदलवा रहा है ट्रंप, और देखिए उसका नुकसान जो है अल्टीमेटली ट्रंप को तो होना ही होना है। ट्रंप रहे ना रहे, इम्पीच हो जाए, क्या होगा, लेकिन अमेरिकन के लिए तो एक माहौल खराब कर गया वो, और वो संभलते भी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह हुआ, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जज्बात ईरान के बिल्कुल ढीले नहीं हुए हैं। उनकी टॉप लीडरशिप मरने के बावजूद ईरान के लोगों के जज्बात जो हैं और स्ट्रांग हुए हैं। ईरान और स्ट्रांग हुआ है, मिलिटरीली नहीं, पूरा मुल्क जो है वो जंग लड़ने के लिए तैयार है। ये जज्बा जो है बाकी मुल्क भी सीख रहे हैं, बाकी मुल्क भी अब उसी तरह से अपने मुल्क के लिए, चाहे वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देख लीजिए, चाहे नेशन बिल्डिंग को देख लीजिए, उस पर काम हो रहा है। तो आप कैसे बोलेंगे कि जनाब वो माइट इज राइट, ताकतवर रहेगा? भैया, कहीं मिरेकल्स भी होते हैं, कहीं मुआजिजे भी होते हैं, बहुत चीजें दुनिया में होती है। हम तो वैसे देश में रहते हैं जहाँ 2 करोड़ तो देवी देवताओं को बिलीव करते हैं हम, तो ये सब चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, लेकिन माइट इज राइट जो है वो नहीं दिखेगा आगे, नहीं चलेगा आगे। आप देख लीजिए आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।